एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों में पूर्ण प्रकाश और हम लोग यहाँ पे बात करें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का। साथियों में इसको पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये जो सब्जेक्ट है आपका ओपन इलेक्टिव सेकंड सब्जेक्ट है। तो ओपन इलेक्टिव सेकंड सब्जेक्ट आपका 7th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। यदि आपने इस सब्जेक्ट को फिल किया है तो आप इस सब्जेक्ट को आराम से पढ़ सकते हैं और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ आप इंजॉय करते हुए अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारा यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर होने वाला है। यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर। हाँ, इसके पहले हमने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल एंड जो आपका सॉइल कंजर्वेशन होता है वो का डिफिनेशन क्या है उसका, और उसका जो आपका स्कोप है वो मैंने बात किया था। ठीक है, और जो सॉइल इरोजन होता है मैंने उसका मैकेनिज्म बताया था, और कारण क्या थे वो भी बताया था, और यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन बताया था। और उसके साथ मैंने साथियों आपको एक न्यूमेरिकल भी सवाल करवाया था जो प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन आया हुआ था। आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, आज मैं बात करूंगा कि सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड, कि विंड के कारण आपका सॉइल इरोजन कैसे होता है, इट्स कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, वेजिटेशन मैनेजमेंट इसके द्वारा इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड स्टेबल मल्चिंग एंड अदर प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं, अदरवाइज आप परेशान रहोगे कि इस टॉपिक है क्या, और सर ने आज यहाँ पे कुछ ही टॉपिक बताए। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि पहला चीज आपको जो मेन टॉपिक है सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड, और इसके कंट्रोल में ही आपका आता है वेजिटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, कि वेजिटेशन के द्वारा सॉइल को कैसे कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग, देखिए बोला गया ना दैट इज, जो वेजिटेशन मैनेजमेंट में जो आपके टॉपिक बोले गए स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्टेबल मल्चिंग और जो अदर प्रैक्टिस है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। मतलब कुल मिला के आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक है, सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड्स एंड इट्स कंट्रोल। उसके बाद आपका उसी में साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चले गए थे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे विंड इरोजन, मतलब कि सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड, इसको शॉर्ट में कभी आपको विंड इरोजन भी बोला जा सकता है। तो ये मत समझिएगा कि विंड इरोजन में हमारे विंड इरोड हो रही है, विंड का हमारा क्षय हो रहा है, हमारी जो हवा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, नहीं। यह कारण क्या है, विंड इरोजन का इसलिए बोल दिया जाता है कि जो मेन फैक्टर है सॉइल इरोजन का वो विंड के कारण हो रहा है, तो वहां पे विंड इरोजन बोला जाता है। हालांकि विंड इरोजन, विंड क्या है आपका, एक तो मीडियम है। ठीक है, विंड बोल सकते हैं, विंड क्या है आपका एक फैक्टर है सॉइल इरोजन का। ठीक है, एक फैक्टर बोल सकते हो, क्योंकि इसके कारण आपका क्या हो रहा है, सॉइल आपका इरोड हो रही है। मीडियम बोल सकते हो, किसके द्वारा आपका सॉइल इरोड हो रहा है वो बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड क्या बोल रहा है कि यदि विंड के कारण, मतलब कि जो हमारा इरोजन हो रहा है अगर वो विंड उसका कारण है, हवा उसका कारण है, तो हमारा सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड होगा। बोलिएगा, यहाँ देखिएगा, विंड इरोजन डैमेजेज लैंड एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब क्या, लैंड मतलब क्या, जो हमारी जमीन है, कि जो हमारी जमीन है उसकी बात की जा रही है कि उसको क्या करता है, वो डैमेज करता है। एंड नेचुरल जो वेजिटेशन है उसको भी डैमेज करता है। और कैसे करता है, बाय रिमूविंग सॉइल फ्रॉम, देखिएगा बाय रिमूविंग सॉइल। सॉइल क्या करा, मैंने बताया था जो हम अपर मोस्ट सॉइल की बात करते हैं। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं जो हमारी अपर मोस्ट सॉइल है, जहाँ पे हम फसल को उगाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो वो सॉइल को हम क्या कर रहा है, विंड क्या कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर यहाँ पे डिपॉजिट कर दे रहा है, और किसी दूसरे लोकेशन पे। तो अब क्या होगा, जब हमारा अपर मोस्ट लेयर, जो अपर मोस्ट लेयर था, जहाँ पे हमारी फर्टिलिटी थी, जो हमारी फर्टाइल जमीन थी, जिस कारण हमारे पास वेजिटेशन हो जाते थे, जहाँ पे हम उसमें फसल उगा सकते थे, जहाँ पे हम उसमें पौधे लगाते थे, तो वो हमारी क्या है, उपजाऊ जमीन थी। अब वो हवा क्या करेगा, इन्हीं के कांटेक्ट में आकर के इसी वाले सॉइल करेगा, उड़ा के कहीं और जमा कर देगा। तो यहाँ की जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। क्या आपको लगता है ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सकता है। अगर हमारी जमीन उपजाऊ नहीं होगी तो कई जगह देखो वहां पे सूखाग्रस्त हो जाता है, मतलब वहां कोई फसल उगी ही नहीं रही है, कोई हरियाली नहीं दिखता है। तो मतलब क्या है वहां पे क्या है, विंड इरोजन है, या फिर वहां की सॉइल उस लेवल पे फर्टाइल नहीं है। देखते होंगे आप कभी कभी, आप तो हर जगह लगभग हो जाता है, जो आपकी बैरन जमीन होती है जिसको बोलते हैं बंजर। ठीक है, वहां पे क्या वो उपजाऊ होती है क्या? नहीं। अदर
वहां पे तो घास फूस भी नहीं हो पाती, पूरा ऊसर होता है, ठीक है। वहां पे ऐसे हवा थोड़ा आती है, हवा उड़ने लगता है, तो वहां पे क्या मतलब है कि वो हमारी कैसे है यूज, अनफर्टाइल है, वहां पे अनुपजाऊ जमीन है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जमीन है आपकी, इस साइड से आपकी हवा ब्लो हो रही है, ठीक है। हवा ब्लो आ रही है, देख रहे हो ना आप, हवा के साथ साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, ये डस्ट आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, डस्ट आपको दिख रहा है ना, ये डस्ट क्या है, ये कहीं से हवा द्वारा उड़ाकर ले आई गई सॉइल है, ठीक है। हवा से उड़ाकर लाई गई कहीं से, किसी दूसरी जगह से वो सॉइल लाई गई है। अब ये कहाँ जाकर डिपॉजिट होगी, इसका कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हवा के साथ साथ बह रही है। हवा जहां पे जाकर रुकेगी, जहां पे हवा का स्पीड कम होगा, वहां पे जाकर के रुकेगी। अब इससे बहुत सारी चीज डैमेज हो जा सकती है, क्या क्या देखिएगा। अब ये हवा है, पहली बात, हवा के साथ तो एक जहां से उड़ी है वहां का तो सॉइल इफेक्ट हुआ। अब ये डस्ट हो रहा है, डस्ट किसी के घर पे जा सकता है, घर के अंदर जा सकता है, किसी फसल पर जम सकती है, जिससे क्या होगा, यदि आपके घर पे आया तो घर आप धूल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या आपको धूल अच्छा लगता है, घर पे आपको धूल हो, नहीं ना। घर के अंदर धूल आ गई तभी आपका घर गंदा लगेगा, तो ये भी तो कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें ही हुई। उसके साथ साथ बात करें तो ये रोड्स हो गए, हाईवे हो गए, उनको भी कवर कर सकती है। साथ में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जिनकी पत्तियां उनकी पत्तियों पे जम जाएंगे, जब पत्तियों पे जम जाएंगे तो उनकी जो पत्तियां हैं, जहां तो वो भोजन बना पा रही थी, जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही थी, वो भी नहीं हो पाएगी, जिस कारण धीरे धीरे वो पत्तियां भी मुरझाने लगेगी। तो ये चीज यहाँ पे बाय द विंड ये सारे इफेक्ट आ रहे हैं। तो एक तो वहां पे हटी तो अलग बात है, वहां की जमीन में जाओगे तो हमारा सवाल हो जाने लगे, लेकिन जहां पे जाकर डिपॉजिट हो रही है वहां पे भी तो दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पे इसका अधिकतर आप अगर गांव में रहते होंगे तो इस टाइप के छोटे मोटे आप ऐसे कुछ फिनोमेना देखते होंगे। जब आंधी आती होगी, जब हवा आता है तो क्या करता है, कहीं सूखा अगर कहीं है तो वहां की मिट्टी उड़ा ले जाती है और कहीं डस्ट में मिल जाती है। ये चीज आपने देखा होगा, छोटा सा है बट लार्ज इम्पैक्ट होता है जब आंधी तूफान, या जब वहां पे जो एरिड रीजन है, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो वहां पे हवा काफी ज्यादा सॉइल को उड़ा ले जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं एक चीज दिखाऊं, इट काज सॉइल लॉस, सॉइल का लॉस हो जाता है, जो हमारे सॉइल को सूखापन हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटोरियल मतलब वो खंडित हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के या फिर जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो लॉस हो जाती है, और साथ में एयर पोल्यूशन का कारण बनता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन तो आप जानते होंगे। सस्पेंडेड डस्ट एंड डर्ट आर इनविटेबली डिपॉजिट ओवर द एवरीथिंग, हमारे पास डस्ट है, जो डर्ट है इसके ऊपर, वो क्या होते हैं, हर जगह डिपॉजिट हो जाती है। ये आपके घर पर या घर के अंदर भी हो सकती है, रोड को कर सकती है, हाईवे को कवर कर सकती है, ठीक है। और ये जो हमारी क्रॉप्स है उसको भी स्मूदर्स कर सकती है, उसको भी आप क्या हो सकती है, ढक सकती है। मोस्ट सीरियस डैमेज काज बाय विंड इरोजन इज द चेंज इन सॉइल टेक्सचर। अब इसका जो मेन रीजन है, मेन कारण क्या हो, जो मेन चीज डैमेज होता है सॉइल, उसका उनका सॉइल टेक्सचर डैमेज हो जाता है। जहां सॉइल उड़ती है ना, आप देखिए यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल है, ठीक है, कुछ ऊपर आपका सॉइल अर्थ कंटेक्ट में था, वो इस टाइम पे मतलब हम हमेशा मान चलते हैं कुछ ऊपर जो टॉप लेयर अर्थ के कांटेक्ट में होती है, सॉरी एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में होती है, जिस कारण उनका थोड़ा सा सेचुरेशन तो हो जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या होती है कि झेलने लायक हो जाती है और एटमॉस्फेयर को झेल रही है, ठीक है, ऊपर की कुछ लेयर। बट नीचे वाली जो लेयर होती है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि सारे मिनरल्स होते हैं नीचे होते हैं थोड़ा, इसलिए जब आप पेड़ पौधे देखते हैं उनकी जड़ें कहाँ जाती है, नीचे की ओर जाती है, जहां तक उनको मिल पाता है, जहां उनको मिलने शुरू हो जाता है वहां तक उनकी जड़ें जाती है। अब क्या हुआ, जब उनका इरोजन हुआ, जब इरोजन हुआ तो क्या करेगा, जब इरोजन होने के बाद क्या होगा, ऊपर की टॉप लेयर यहाँ से हट गई, ऊपर की टॉप लेयर यहाँ से हट गई। अब जो नीचे वाली फ्रेश लेयर थी, जहां पे सारे आपके न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, अब क्या होगा, वहां से न्यूट्रिएंट्स मौजूद है तो अब वो डायरेक्ट अर्थ कांटेक्ट में आ गए। अब नीचे तो हमको पता नहीं कितना मिनरल है, नहीं मिनरल है, बट जो ऊपर वाले हैं डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आ गए, एयर कांटेक्ट में आकर उनका ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है, उनका ऑक्सीकरण हो सकता है, ठीक है। और अलग अलग केमिकल जो एयर में है उनसे रिएक्ट करके हो सकता है उसमें कुछ बुरा अभाव पड़ जाए, ठीक, बुरा असर पड़ सकता है, ये भी हो सकता है, अच्छा असर पड़ सकता है, दोनों। तो इसका वहां पे क्या होता है कि उसका जो टेक्सचर है वहां पे, ठीक है, केमिकल को मुझे चेंज सकता है, उसका टेक्सचर जो आपकी बॉन्डिंग है दूसरे से किस तरह से बने हुए हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो इसका मेन कारण यहाँ पे विंडो इफेक्ट ये भी आपको देखने को मिलता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, विंड इरोजन के, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। मेनली आपको 3 टाइप के फैक्टर यहाँ पे बात किए गए हैं। पहला आपका है क्लाइमेट, जलवायु, सॉइल मिट्टी खुद, और आपका जो वेजिटेशन है, वहां पे जो आपका पेड़ पौधे, जो घास फूस है, जो झाड़ियां हैं, उनकी बात की गई।
वो 3 फैक्टर हैं जो विंड इरोजन को अफेक्ट करती है। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग विंड इरोजन एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन। अभी हम बात करते हैं क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करती है विंड इरोजन को। ठीक है, अफेक्ट मतलब कि उसका कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास जैसे हमारी क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट के ना होने से, क्लाइमेट के अच्छा होने से, बुरा होने से उससे कुछ न कुछ विंड इरोजन पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब विंड इरोजन ना हो सकता है बहुत ज्यादा हो, या हो सकता है कम हो। तो यहाँ पे बात की क्लाइमेट फैक्टर जैसे आपका हो गया विंड इटसेल्फ। विंड इटसेल्फ मतलब कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका डायरेक्शन कैसे है। अभी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसके पास ज्यादा प्रेशर होगा, जब वो कंटेक्ट करेगा अर्थ पे तो वहां पे उसको एरिया मिल जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जनरेट होगा। जब वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो उसकी क्या होगी, प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर में ज्यादा क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिकल को उड़ा लेने की क्षमता होगी। और डायरेक्शन वहां पे ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरफ हवा जाके, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है जो वहां पे उड़ी हुई है, वो कितनी दूर जाके गिरेगी, वो उसके डायरेक्शन, सॉरी उसके कहां पर गिरेगी, किस तरफ गिरेगी, उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अब यह बोला गया इन एडिशन टू द प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। क्लाइमेट के ये भी 3 तो है आपके फैक्टर। जो प्रेसिपिटेशन है मतलब बारिश है, वो भी अफेक्ट कर सकती है विंड इरोजन को, कि वो विंड, अगर बारिश ज्यादा हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा हुई, ठीक है, बारिश ज्यादा हुई, तो वहां पे जो सॉइल है, जो वहां पे सॉइल है, उनके पार्टिकल क्या होंगे, थोड़ा सा उसमें उनकी, उसमें क्या होगा, उसमें वाटर की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, वाटर की मात्रा आएगी, तो वाटर की मात्रा के साथ साथ क्या होगा, उनका थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ सॉइल था, बट वाटर भी आ गया, तो उनकी डेंसिटी बढ़ गई, तो थोड़ा सा क्या करेगा, वो उसमें भारीपन आ जाएगा। जब भारीपन आ जाएगा, हो सकता है वो हवा के साथ उतना तेज उड़ ना पाए। ठीक है, या हवा उनको ना उड़ा पाए। सेम चीज ह्यूमिडिटी होता है। अगर ह्यूमिडिटी भी है, तभी हमारा जो सॉइल है उसमें कुछ नमी होगी, तो उतनी जल्दी से वो इरोड नहीं होगी। अब बात बोली टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो हवा उसमें जब जो होगा, ठीक है, जब किसी चीज को गर्म करते हो तो उसमें जो वाटर होती है वो क्या होती है, वाष्पीकृत हो जाती है। सेम चीज जब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो उसमें जो वाटर है, सॉरी जो सॉइल है, सॉइल में जो वाटर की मात्रा है, कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो हल्के हो जाएंगे, तो हवा के साथ वो उनको बह जा सकते हैं, वो उड़ाए जा सकते हैं, इसलिए वहां पे आपका वो भी अफेक्ट करेगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सॉइल क्या है। सॉइल खुद कैसे एक फैक्टर है जिसको विंड अफेक्ट करती है। तो सॉइल के अलग टेक्सचर होते हैं। ये सॉइल का मॉइस्चर कंडीशन कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, टेक्सचर क्या है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से जमे हुए हैं, किस प्रकार से पकड़े हुए हैं। सॉइल का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कैसे जुड़ा हुआ है, वो अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर कैसा उसका है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बात किया, डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो हवा को उड़ाने के लिए उसमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसमें ज्यादा प्रेशर होनी चाहिए होगी, मतलब वैसे प्रेशर मतलब ज्यादा उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए, तो उसका इफेक्ट होता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितने हैं, कैसे वो वहां पे वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ही आपके टेक्सचर और यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सॉइल दैट इन्फ्लुएंस इरोजन बाय विंड। तो ऐसे हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सॉइल की, जो विंड के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर जिनके इन्फ्लुएंस में विंड इरोजन हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात की गई, हमने बात किया सॉइल मॉइस्चर की, दूसरा हमने बात किया क्लाइमेट फैक्टर की। अब हम बात करते हैं सरफेस फीचर, लगे जैसे हमने बात की वेजिटेशन। तो अब ध्यान दीजिएगा, वेजिटेशन मतलब क्या है, कि आपने वहां पे घास फूस उगा रखा है, वहां पे झाड़ियां लगा रखी है, या वहां पे कुछ दूर दूर पर आपने पेड़ लगा रखे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपके वेजिटेशन हो गए। या फिर अलग प्रकार से आपने कुछ वहां पे ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसके कारण हमारी जो वायु है उसकी स्पीड हमारे पास लो हो जाए। अभी मैं बात करूंगा लो, वायु की स्पीड को लो करने के लिए, वेलोसिटी को लो करने के लिए हम क्या क्या चीज मेजर करते हैं, क्या क्या हम उपाय अपनाते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कवर मल्चिंग ईटीसी, अभी मल्चिंग बात करूंगा आगे, मल्चिंग क्या होती है। ठीक है, हैव द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन विंड इरोजन प्रॉब्लम, सरफेस कवर इंक्रीजेज द रफनेस ओवर द लैंड सरफेस एंड दस रिड्यूस द इरोजिव विंड फोर्स एंड लैंड सरफेस। अब इसको हम समझ लेते हैं, मैंने क्या बात की, मल्चिंग ने बात किया था, फिर मैंने और सारी चीजें बात किया। तो होता क्या है, हम इसमें इस टाइम में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, मैं फिर से ऐसे बनाता हूँ, आपको अर्थ मान लीजिए। ठीक है, अर्थ मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे आपकी घास फूस है। ठीक है, यहाँ आपकी घास फूस है, यहाँ आपकी झाड़ियां है, ऐसे झाड़ियां हैं आपके पास। ठीक है, इधर भी ऐसे मान लीजिए झाड़ी, बीच में झाड़ी हो सकती है, घास हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं। अब क्या होगा, इससे क्या हुआ, हमारा जो सरफेस हो गया वो रफ हो गया। जब सरफेस रफ हो गया तो हमारी जो वायु आएंगी, तो क्या होंगी, इससे क्या होंगी, इससे उनका सामना करना होगा जो हमारे पास झाड़ियां हैं। अब क्योंकि ये काफी मजबूत है, इनकी जड़ें लगी हुई हैं, सॉइल में गई हैं, तो इससे दो फायदा हुआ कि जो वहां पे सॉइल है वो जड़ें अंदर गई हैं, तो वो भी अच्छी तरह से जकड़ी हुई है, तो वो जल्दी से उड़ेंगी नहीं, जल्दी से प्रभावित नहीं होंगे हवा से। और साथ में जब हवा
इन पत्तियों से टकराएगा, देखते हो ना, हवा टकराता है पत्तियां ऐसे झुक जाती है या फिर ऐसे होने लगती है, तो क्या होता है हवा की स्पीड को रोकने में बहुत बड़ा मदद करती है। तो हवा जो काफी काफी ज्यादा स्पीड में आ रही थी, स्पीड उसकी कम हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो उसमें उसके पास जो क्षमता थी सॉइल को अपने साथ उड़ा ले जाने की, वो है ही नहीं, वो रही ही नहीं गई। तो क्या होगा, सॉइल का इरोजन है वो हो गई नहीं हवा से। तो ये चीज यहाँ पे बात होती है। और ध्यान दीजिएगा यहीं पे, मतलब कि वो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सॉइल है, ठीक, कुछ नहीं है, यहाँ सॉइल को कोई पार्टिकल है, तो हवा जब यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, जब वहां पे हवा इम्पैक्ट करेगी, तो उसको एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तब जाके यहाँ पे सॉइल का पार्टिकल मूव करेगा। उससे कम की वेलोसिटी होगी सॉइल तो मूव नहीं करेगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो विंड को जरूरत पड़ती है हवा इसको मूव कराने के लिए, पार्टिकल को मूव करवाने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी है जिस पर विंड पार्टिकल को मूव कराने के लिए सक्षम होती है। अब देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिखा हूँ, ईच स्पेसिफिक सॉइल एंड सरफेस कंडीशन। ठीक है, स्पेसिफिक सॉइल टाइप हो गया या सरफेस कंडीशन हो गया, ठीक है, देयर इज ए मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। हर टाइप के सॉइल के लिए, हर टाइप के सरफेस कंडीशन के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसको सॉइल के पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए। ठीक है, जैसा उसका सॉइल का टाइप है या किस टाइप का उसका स्पेसिफिकेशन है, कैसे उसका स्ट्रक्चर कंडीशन है, उस टाइप की डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड होता है हमारा कि उस टाइप के पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी ना, मिनिमम वेलोसिटी जरूरत पड़ती है। और जो मिनिमम वेलोसिटी जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। अगर हमारे पास विंड में अगर ये थ्रेशोल्ड वेलोसिटी आ गई, ठीक है, वंस द थ्रेशोल्ड वेलोसिटी इज रीच्ड, द क्वांटिटी ऑफ सॉइल मूव्ड डिपेंडेंट अपॉन। अब देखिए अब क्या होगा, एक तो वेलोसिटी आ गई, अब उसके पास क्षमता है इन पार्टिकल को मूव कराने की, बट अभी भी मूव नहीं करा सकती है। अगर कितना मूव कराएगी वो डिपेंड करता है अब सॉइल के पार्टिकल साइज पे। ठीक है, सॉइल का पार्टिकल साइज कितना है, उसका क्लॉडीनेस कितना है, क्लॉडीनेस ऑफ पार्टिकल, मतलब कि देखिए सॉइल अगर हम देखोगे ग्रेन, छोटे छोटे ग्रेन होंगे ना, छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे। ठीक, ऐसे अगर मान लीजिए एक गुत्था, जानते हो गुत्था, जैसे अंगूर होता है तो गुच्छा, तो उसका एक ग्रेप्स मान लीजिए एक आपका पार्टिकल है, और अगर बहुत सारे एक गुच्छे में कई सारे अंगूर हैं, तो क्या हुआ, अगर बहुत ज्यादा अंगूर रहेंगे तो बड़ा गुच्छा बनेगा, और छोटे अंगूर रहेंगे तो छोटा गुच्छा बनेगा। सिंपल सा। अब ये भी हवा पर डिपेंड करेगा, अगर बड़ा गुच्छा है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी मतलब इसका वेट भी ज्यादा होगा, इसमें भारीपन होगा, तो हवा इसको न उड़ा करके पहले इसको उड़ा ले जाएगा। तो यही बोला गया उसके क्लॉडीनेस पे और वेलोसिटी के, विंड के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि अब वो कितना सॉइल वहां से उड़ा ले जा पाएगा, वो कितना वहां पे सॉइल के पार्टिकल को मूव करा पाता है। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पे कौन फैक्टर है, क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन, और लास्ट में बड़ा थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। साथियों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये आपके पूछाते हैं 2 मार्क्स में। जी यहाँ पे डाला ना थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, तो ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए साथियों मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। चलिए हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों कि जो मैकेनिज्म है विंड इरोजन का, वो कैसे वर्क करता है या क्या मैकेनिज्म है। तो विंड की सहायता से सॉइल कैसे इरोड होता है या सॉइल कैसे वहां से ट्रांसपोर्टेड होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो हम बात करते हैं। अब देखिए पहला चीज, जो सॉइल आया, मान लीजिए सॉइल ये विंड है, ठीक है, आपकी विंड है जो फ्लो हो रही है, विंड हो सकता है आपकी आंधी हो सकती है, तूफान हो सकते हैं, नॉर्मल हवा हो सकती है, बट इतना ध्यान दीजिएगा अब ये जो विंड की बात कर रहे हैं वो अपनी थ्रेशोल्ड वेलोसिटी को पा चुके हैं, मतलब कि उनके पास वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे वो सॉइल पार्टिकल को मूव करा सकते हैं। अब उनके पास वो वेलोसिटी है, उसके बाद हम इरोजन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे विंड आया, अब देखिए ये पूरा रेत है, वहां से हमने कुछ पार्टिकल को लिया, एक छोटा सा पार्टिकल को लिया, ठीक है, छोटा सा पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल सॉइल में, वायु में किस प्रकार से ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आप देखे होंगे अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था, पूरी डस्ट दिख रही थी ना आपको, डस्ट, ये ठीक है, हवा उड़ता जा रहा था, पानी हवा में जाके मिल गई थी मिट्टी हमारी। अब देखिए अगर कोई ऐसा छोटे पार्टिकल है, काफी ज्यादा छोटे पार्टिकल के साइज है, तो क्या करेगा, वो एयर में जाके घुल जाएगा। क्या करेगा, एयर में जाके घुल जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टिकल साइज काफी ज्यादा है, वो काफी हल्के साइज के हैं, तो हवा में काफी देर तक वो रिटेन रह पाएंगे, रुके रह जाएंगे।
तो वो क्या करेंगे, वो उनको उन ऐसे टाइप के पार्टिकल को बोलते हैं हम सस्पेंडेड पार्टिकल, यहाँ इसको बोलते हैं सस्पेंशन। उस एक्शन को बोलते हैं, उस एक्टिविटी को बोलते हैं सस्पेंशन। और यहाँ पे जो सॉइल यहाँ पे मिल गए हैं उनको हम बोलते हैं सस्पेंडेड सॉइल। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, सस्पेंडेड सॉइल। ठीक, ये क्या हो गया आपके सस्पेंडेड सॉइल हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा हल्के हैं और इनकी हाइट भी काफी ज्यादा ऊंचाई पहुंच गए, तो ये काफी ज्यादा दूर तक ट्रेवल भी करेंगे। मतलब कि अगर ऐसा कोई सॉइल है जो सस्पेंडेड है, जिसका आपका उसके साइज कम है, तो काफी ज्यादा दूर तक वो डिपॉजिट होंगे, काफी दूर तक वो ट्रेवल करेंगे। मतलब कि उनका इरोजन की जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा होगी। अब ये होगा हमारा पहला टाइप का। हम दूसरा टाइप बात करते हैं, उसके से थोड़ा सा बड़ा साइज है, जिसको हवा ने तो उठाया था, हवा के पास उतना ताकत थी, उतना पावर था, उसने उसको उठाया था, बट वो उठाया थोड़ी देर के लिए, बट उसने ज्यादा देर तक उसको मेंटेन नहीं कर पाया, उस व्यक्ति को मेंटेन नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, वो पार्टिकल हमारे कहीं दूर जाकर के गिर गए। तो इस टाइप की अगर फिनोमेना हो रही है, जो हवा में उठी, ऐसे पार्टिकल जो हम उठे बट थोड़ी देर पे जाके गिर गए, उनको हम बोलते हैं साल्टेशन। ऐसे प्रक्रिया को बोलते हैं हम साल्टेशन। ये भी एक कारण है, ऐसे मैकेनिज्म वर्क करता है सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इरोड करने में। अब एक थर्ड टाइप आता है। अब कभी कभी आपने देखा होगा जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल्स हैं, ठीक है, वो लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं, हवा से हैं, बट क्या हुआ, वो हवा के चक्कर में लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, देखिएगा, ये आपके पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे प्रेशर लगा, ठीक, क्या लगा, हवा का प्रेशर आया, प्रेशर तो आया, बट क्या किया, इधर से प्रेशर ज्यादा नहीं लग पाया, बट क्या किया, उसको इतना एनफ कैपेसिटी थी कि ऐसे राउंडेड पार्टिकल थे, उस पार्टिकल के कारण वो क्या कर गए, मूव कर गए, उस हवा के प्रेशर कारण क्या कर गए, वो मूव कर गए। जब वो मूव कर गए तो उनके पास एक और, देखिए जब साइकिल चलाते हो ना, तो पहले स्टार्टिंग में पहिए घुमाने में मेहनत लगती है, फिर उसको आसानी से घूमने लगती है, तो उसमें क्या हुआ, खुद की काइनेमेटिक एनर्जी आ गई, जिसके कारण वो खुद मूव करने लगे, तो उनको आसानी से मूव करते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप की यदि हमारे पास सॉइल मूव हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम रेपटेशन, या उसको बोलेंगे क्रीप। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे सॉइल आपकी आगे बढ़ रही है, अगर आपका ये जो पार्टिकल्स है काफी ज्यादा कोहेसिव बॉन्ड द्वारा उनके पास काफी ज्यादा आपस में बंधे नहीं है, धीरे धीरे ये आपका साइज भी कम होते चला जाता है। कई सारे डायग्राम में आप देखोगे, यहाँ बड़ा साइज दिखाएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा दिखाए जाएंगे, मतलब वो साइज भी खोते जाते हैं। क्योंकि जब ये मूव करते हैं तो इनका इस अर्थ के साथ क्या होता है, कंटैक्ट होता है, फ्रिक्शन होता है। जो फ्रिक्शन होता है तो मिट्टी, जो ढीली मिट्टी है अपर लेयर, वो भी छोड़ते जाते हैं, जैसे आपका साइज कम होता चला जाता है। तो ये था आपका मैकेनिज्म। तीन टाइप्स के आपके यहाँ पे मैकेनिज्म में, तीन टाइप्स के आप सॉइल देखे कैसे ट्रांसफर होती है। पहला आपका सस्पेंशन था, दूसरा आपका साल्टेशन था, और थर्ड आपका था रेपटेशन या फिर क्रीप। कुछ कभी कभी आपको ऐसे भी मैकेनिज्म वर्ड आ सकते हैं कि आपका साल्टेशन क्या है, आपका रेपटेशन क्या है, या फिर आपका सस्पेंशन क्या है, और ये सॉइल में किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन में, वो आप बताइए। तो कुल मिलाकर पूछ रहा है कि आपका विंड इरोजन मैकेनिज्म आपको समझाना है। साथियों, ये था काफी कलरफुल डायग्राम, आप गूगल पे करिएगा, थोड़ा सिंपल आपको डायग्राम मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम में बनाने लायक हेल्पफुल रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, वो एग्जाम वो फिगर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप इसको एग्जाम में बना पाओ। और आपको आता है कि विंड इरोजन का मैकेनिज्म दिखाना, तो आप इसको जरूर बना के आइएगा, तब जाके आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तब आप जाके अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं कि विंड इरोजन को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हुए हैं। मेन चीज में अगर बांटे, 3 मेथड है आपके सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, अगर मीडियम आपका विंड हो तो। देखिए, अब यहाँ पे विंड इरोजन बोल दिया, इसका मतलब नहीं है कि विंड हमारा एक जगह दूसरे जगह जा रहा, नहीं, विंड के साथ हमारे जो सॉइल जा रही है, सॉइल ट्रांसफर हो रही है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ बात करते हैं पहले मेंटेन वेजिटेटिव कवर या वेजिटेटिव मीडियस। आपको बता दें, वेजिटेशन मतलब कि आपके 3 चीज समझ लीजिए, 3 चीज लेते हैं यहाँ पे। जब भी वेजिटेशन की बात करें, एक हो सकता है आपका ग्रास हो सकता है, एक मिनट, एक हो जाएगा आपका ग्रास, या फिर आपकी जो बुशेस है, ठीक है, बुशेस, या फिर जो आपके स्क्रब्स होते हैं, या फिर आपके जो ट्रीज। वेजिटेशन मतलब कि जो आपके ग्रीन एरिया, जो भी ग्रीन एरिया है, जिसमें ग्रीन पत्तियां होती हैं, जितने भी प्लांट्स हैं आपके सभी की, चाहे वो हम खाएं, चाहे वो भांग वाले जो भगरैया बोलते हैं, या फिर नहर पे, कैनाल पे जो भी होती है, जहाँ पे छोटी मोटी जो भी चीज है, अगर उनकी पत्तियां हरी हैं तो आपको वेजिटेशन में आएंगी। ठीक है, भले आप उसको यूज करो, चाहे जानवर खाते हो ना खाते हो, चाहे आप खाते हो ना खाते हो, लेकिन वो आती है वेजिटेशन में, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक ग्रीन एरिया बना कर रही है, और वो क्या कर रही है, अर्थ को, आप सॉइल को वहां पे कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है, खास करके विंड इरोजन के लिए। ठीक है, दूसरा आपका है रफेन द सॉइल सरफेस बाय टिलेज प्रैक्टिसेस।
मतलब हम खेत को जुताई कर देना, ठीक है, खेत की जुताई कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं, टिलेज मेजर्स भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल मेजर्स या मैकेनिकल मेजर्स, ठीक है। अगर मैं इसको सोच रहा हूँ यही समझा दूं, आगे फिर से आपको मिलेगा, ठीक है। इन सभी का मेन पर्पज क्या है ये बता दूं। इन सभी का मेन पर्पज ये है कि जो आपका सॉइल का सरफेस है उसको रफ बनाना, रफ बनाना मतलब खुरदुरा बनाना। तो प्लेन है, प्लेन रखोगे तो आपका ज्यादा ज्यादा सॉइल इरोड होगा। आप देखिएगा इस सब चीज को गर्मियों में आप देखिएगा, गर्मी में जब आपके खेतों में कुछ कोई फसल नहीं बोई जाती है, अधिकतर गेहूं की कटाई होती है, गेहूं की कटाई के बाद गर्मी आ जाती है आपकी, तो बहुत सारे किसान क्या होते हैं उसमें उड़द या मूंग लगा देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, खेत खाली रहता है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो उस खेत में जाइएगा देखिएगा, अगर कोई हवा आता है बहता है तो वहाँ काफी ज्यादा मिट्टी वहां की उड़ जाती है। क्या होता है, काफी ज्यादा मिट्टी वहां की उड़ जाती है। अगर वही गर्मी के ही दिनों में आपने देखा जिस खेत में उड़द या मूंग लगा दी गई है, एक होता है ढैंचा करके आता है, वो आता है, उसको लगा देते हैं लोग क्योंकि उसमें पानी की मात्रा भी कम लगता है। तो उस टाइम उस खेतों में देखोगे वहां की हवा, वहां की मिट्टी काफी कम उड़ती है, तो वहां पे क्या होता है, सॉइल का जो होता है, सॉइल आपका क्या होता है, वो रफ हो जाता है। क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। ये जो वहां पे विंड क्या इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, विंड का इफेक्ट कम हो जाता है, या फिर सॉइल मूव होता है तो यहाँ मूव करके यहाँ पे भर जाएगा, ऐसा कुछ होता है वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे ये सब मेजर्स हैं, जैसे कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। जुताई कर देते हैं, जुताई करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे खेत भी ऐसे हो जाता है आपका, ठीक है, खेत ऐसे हो गया। जो आपका हवा प्रेशर लगाया, उसने क्या किया, कुछ पार्टिकल तो मान लीजिए उड़ाया भी, तो आगे जाके जम जाएगा, आगे जम के जम जाएगा, क्योंकि साथियों हवा जितनी ऑब्स्ट्रक्शन बना, हवा तो यहाँ आया लेकिन हवा जब यहाँ देखा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका स्पीड कम हो गया, जो सॉइल पार्टिकल उड़ा था वो भी नीचे आ गया, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, ये देखिए वेजिटेशन कवर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं आपको, ठीक है, कि अगल बगल हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दे रहे हैं। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए इस एरिया से आपका आई थिंक कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, यदि आपका इस एरिया से आपका सॉइल उड़ता भी है, तो अगल बगल आपकी जो बुशेस है, जो झाड़ी आपने लगा रखा है, वहां जाके फंस जाएगा, ठीक है, फंस जाएगा। तो क्या होगा, जब फंस जाएगा तो हवा आपका सॉरी जो आपका सॉइल था ज्यादा दूर तक नहीं गई, वो आपके खेत में ही बनी। एक चीज और यहाँ पे टर्म में समझा दूं, अब यहीं पे आप समझ लीजिएगा, जब ये सॉइल यहाँ से उड़ेगा, ठीक है, जब यहाँ सॉइल यहाँ से उड़ेगा और यहाँ पे लगातार जमा होता रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मिट्टी का उभार हो जाएगा, मिट्टी लेवल क्या हो जाएगी, मिट्टी लेवल ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ड्यूम्स, उसको बोलते हैं क्या, ड्यूम्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे आपके, ड्यूम्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा ऊंचा उभार, मिट्टी थोड़ा सा आपकी टीला टाइप का बन जाएगा, तो ड्यूम्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ड्यूम्स समझिए किस टाइम पे बनते हैं, कैसे बनते हैं। चलो अब आगे चलते हैं साथियों, इसको अभी हम और पढ़ने वाले हैं, देखिए अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहला चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मेंटेन वेजिटेटिव कवर या वेजिटेशन मेजर। अब यहाँ पे क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए, ये इस एरिया में बताइए, इस एरिया में अगर सॉइल हवा आए काफी तेज, तो क्या वो सॉइल को उड़ा पाएगी, पहले सॉइल तक तो पहुंचे, तो उसको पेड़ पौधे ही रोक के रखे हैं, उसकी पत्तियां जो है, पेड़ पौधे की पत्तियां उसी की हवा की ताकत खत्म कर दी है, वो ताकत को खत्म कर देंगे ना। आपको लगो क्या इस एरिया में आप कभी गए होंगे, तो क्या इस एरिया में कभी आप, हाँ, हवा में डस्ट आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब हवा में डस्ट नहीं मिल रहा है समझ लेना वहां पे सॉइल इरोजन है, ठीक है। पेड़ पौधे काफी ज्यादा लगे हुए हैं, जब पेड़ पौधे लगे हैं काफी ज्यादा, तो भी क्या करेंगे, वो भी यहाँ पे देखिए सब कुछ घास फूस लगे हैं, सब कुछ बढ़ाएंगे, उगे रहेंगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका जो नीचे वाला सरफेस है वो रफली होगा, वो रफ है, तो वहां पे क्या होगा, जब वो रफ है साथियों, तो वहां भी आपका विंड इरोजन कुछ कर ही नहीं पाएगा, वहां भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। कहिए हम इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, तो बोला गया वेजिटेटिव मेजर्स कैन बी यूज्ड रफन द होल सरफेस टू प्रिवेंट एनी सॉइल मूवमेंट। इस सॉइल मूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो उसके जो सरफेस उसको रफ कर देंगे। द एम्स टू कीप द सॉइल रफ एंड रिच्ड, सॉइल का करना हमको रफ करना, और रिच मतलब की उबड़ खाबड़ रखना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इनिशियली, ठीक है, आइदर प्रिवेंट एनी मूवमेंट इनिशियली और क्विकली ट्रैप बाउंसिंग सॉइल पार्टिकल इन द डिप्रेशन ऑफ द रफ सरफेस। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको फिगर बताया था, मैंने क्या किया था, ऐसे मैंने खेत को जुताई किया था, आई थिंक मुझे लगता है डार्क कलर हो गया क्या, अच्छा हाईलाइटर ला गया। चलो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने ऐसे कुछ खेतों को जोता था, जुताई कर दिया था। अब एक केस तो ये आ गया, अगर हमारा रफ है तो ये आप मैंने आगे लूंगा एग्जाम्पल, एक मिनट में थोड़ा बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे वेजिटेटिव कवर में और आप टिलेज वाले प्रैक्टिसेस में। अब मान लीजिए ये आपकी, ठीक है, यहाँ पे मैं घासी फूस बनाऊंगा, ठीक, घासी फूस बनाऊंगा, ठीक है, स्क्रब बना दिया, ऐसे काफी ज्यादा पेड़ बने हुए हैं,
ठीक है, पेड़ है। अब जो हवा बहेगा, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ से बहा, ठीक है, मान लिया यहाँ से कोई पार्टिकल उड़ा भी, पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल यहाँ तक आएगा फिर यहाँ फंस जाएगा। फिर उसके बाद इसने क्या किया, जब इस एरिया में हवा क्या जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। इस एरिया में जो हवा की स्पीड है काफी कम हो जाएगी। जिससे हवा की स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी और आगे चल के देखोगे आप वहां से थोड़ा भी विंड इरोजन नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा भी आपको सॉइल इरोजन नहीं देखने को मिलेगा। एक कवर क्रॉप विद सफिशिएंट ग्रोथ will provide a soil erosion protection during the crop season. It is one of the most effective and economical means to reduce the effect of wind on the soil. सबसे सस्ता कहें, सबसे इफेक्टिव तरीका आपका ये है कि वहां पे क्या करो, कुछ वहां पे वेजिटेशन टाइप का फसल उगा दो, या फिर आप क्या करो, वेजिटेशन घास फूस उसको उगने दो, फिर उसको आप उगने दो, तब जाके वो सबसे अच्छा है आपका, वहां पे सॉइल आपका इरोड नहीं होगा। ठीक है, बोलोगे सर घास फूस लगा देंगे हमारी खेती क्या होगी, ठीक है, घास फूस हमको तो किसान तो उखाड़ उखाड़ के फेंकते रहते हैं, तो क्या करना, मतलब उस टाइम पे उसको ऐसा फसल लगा दो कि जो हो सकता है आप जानवरों को चारा लगा दो, वहां पे जानवरों को चारा देने के लिए कुछ घास लगा दो, उसको चारा आप हो जाएगा और आपका अत्यधिक बच्चा है, आपका जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बची है। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे हो गया, मेंटेन वेजिटेशन कवर की बात हो गई। साथियों अब हम बात करते हैं थिरोफिन द सॉइल सरफेस बाय टिलेज प्रैक्टिसेस। अभी मैंने आपको बताया था, पहला मैंने बताया वेजिटेशन कवर के द्वारा, दूसरा हम क्या करते हैं, जो सॉइल की जो सरफेस है उसको जुताई करके उसको रफ कर दें। ठीक है, रफ कर दे मतलब कुल मिलाकर के जुताई करते हैं या कुछ ऐसा तरकीब करते हैं कि जो सॉइल की अपर लेयर है वो आपकी रफ हो जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, खेतों की जुताई कर देते हैं। टिलेज मतलब होता है साथ जुताई करना, प्लाविंग मतलब होता है जुताई करना। जब हम इसको जुताई करते हैं तो क्या होती है इस केस में, ठीक, इस केस में क्या होती है, आपकी जो सॉइल की अपर लेयर है, ठीक है, अपर लेयर है ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, तो आप कुछ एरिया में आपका वाइट कंटेक्ट होता है, कुछ एरिया में आपका विंड का कंटेक्ट नहीं होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे विंड का कंटेक्ट होगा, मान लीजिए यहाँ से आपका वाटर सॉरी सॉइल उड़ा भी, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, आप यार यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि इस एरिया में जो हवा आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जब विंड की स्पीड कम होगी तो नीचे बैठ जाएगी। सेम ऐसा होता रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे पे बोला गया, तो हमको जो जुताई करनी है खेत की, वो ध्यान देना हमारा जो विंड इरोजन स्टार्ट हो उसके पहले करनी है। और विंड इरोजन कब स्टार्ट होगा, आप देखते रहो सॉइल की मॉइस्चर को, आप खेत को खुला छोड़े हो, लग रहा है आपका खेत का सूखता जा रहा है, खेत सूखता जा रहा है, और जब एक हद से ज्यादा सूख जाता है ना, तो क्या होता है उसके पार्टिकल बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं, उसमें इतनी भी बॉन्डिंग नहीं होती कि एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, छोड़ देगा, फिर हवा बहेगा तो आपका मिट्टी उड़ने लगेगी। जो कंडीशन आए उसके पहले आप करो खेत की जुताई कर दो। ठीक है, और वहीं पे एक चीज और फायदा होता है, यदि आप रेनफॉल से पहले खेत की जुताई करते हो तो जो आपकी मिट्टियां हैं उनमें आपकी जो मॉइस्चर भी कंजर्व हो जाएगी, उसमें मॉइस्चर भी बनी रहेगी, जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे और मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज है, और ये सबसे बेटर तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है कि क्या करने का, आप अपनी जुताई करके खेतों की स्पीड को कम कर पाओ। ठीक है, अब देखिए कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। देखिए यहाँ पे हम कभी खेत की प्राइमरी या सेकेंडरी टिलेज मतलब कि एक बार या दो बार जुताई कर सकते हैं। अगला हमारा है कि यूज क्रॉप रेसिड्यू। अब यहाँ पे देखो, ये चीज देख रहे हो फोटो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जब खेत में जो फसल उगाई लगाई थी उसकी जब कटाई किया, तो इन्हें जड़ों से ना करके क्या किया, उसको लगभग 5 से 6 इंच ऊपर से कटाई किया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे काम जुताई करता है उबड़ खाबड़, उसने ये काम खेत की ये जो जड़ें हैं, ये जो पौधे हैं उसके कर दिया, तो ये भी ये रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या हुआ, अब ये खुद ही एक अवरोध बन जाएंगे विंड के लिए, विंड की स्पीड को कम करने के लिए। और इसका एक अच्छा फायदा ये है क्योंकि इसकी जड़ें अभी भी मिट्टी में है, तो मिट्टी को बांध के रखेंगी। ठीक है, मिट्टी को ढीला होने नहीं देंगी, तो वो भी आपका एक फायदा बने रहेगा। अगला हमारा है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जो अब मैंने पिछले फोटो दिखाया था, यहाँ पे चीज और देख सकते हो, यहाँ पे ये चीज को बात करना। ठीक है, इसकी हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम लाइनिंग में खेती कर रहे हैं तब भी होती है, तो जब स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं तो कुछ एरिया में आपका एलिवेशन ऊपर हो जाता है जहाँ पेड़ पौधे हैं, कुछ में कम रहता है, तो फिर वही आपकी बात हो जाती है कि आपकी जो सॉइल होगी वो उबड़ खाबड़ हो जाएगी, या फिर एरिया आपका सरफेस जो आपका उबड़ खाबड़ हो जाएगा, जिस कारण आपकी विंड उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा और वो काफी ज्यादा रजिस्ट कर पाएगा हवा को, और हवा सॉइल को नहीं उड़ा पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल मेजर्स की बात करते हैं। मैकेनिकल मेजर मतलब क्या, हमारे पास विंड ब्रेक, ठीक है, शेल्टर बिल्ड, स्टोन फिशिंग, फेंसेस एक्सेट्रा हम लगा देते हैं। ये नेचुरल हो सकते हैं या मैनमेड हो सकते हैं। आर हेल्पफुल टू रिड्यूस द विंड वेलोसिटी देयरबाय फेवरिंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंडेड ड्यून्स। अब यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनल बता रहा हूँ, ये भी आपकी चीजें आ सकती है कि विंड ब्रेक क्या है, आपका प्रोटेक्टेड जोन क्या है, यहाँ पे पेड़ की हाइट कैसे मैटर करता है सॉइल में, तो ये बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी तेज इंटेंसिटी की, काफी ज्यादा वेलोसिटी की आपकी हवा बह रही है। अब यहाँ पे आपने कुछ पेड़ लगा रखे हैं, ठीक है, इधर भी लगे होंगे क्योंकि आपको पता नहीं कि हवा से इसी साइड बह जाएगी। आपने खेत के दोनों तरफ क्या लगा रखा है, आपने क्या लगा रखा, तो पेड़ लगा रखे, पौधे लगा रखे, पेड़ की हाइट काफी ज्यादा है। अब इधर से जो हवा आ रही है इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, वो यहाँ पे टकराएगी, और जब टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई एरिया पास भी हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर कोई ऊपर से हवा की स्पीड आ रही है, कोई स्पीड आई भी, तो डायरेक्ट सॉइल की कंटेक्ट में यहाँ पे आएगी नहीं, वो सीधे ऐसे निकल जा रही है, फिर थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी, तो इतना डिफ्लेक्ट होगी। जब इतना डिफ्लेक्ट हुई, जब इतने डिफ्लेक्ट हुई सिर्फ, तो वो क्या करेगी, वो सॉइल के कंटेक्ट में आएगी नहीं, जिसमें वहां पे सॉइल का इरोजन नहीं होगा। ठीक है, सॉइल का इरोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जितना एरिया आपने पेड़ लगाया था वो आपको बोलेंगे हम विंड ब्रेक, क्योंकि ये एरिया क्या कर रहा है, विंड को ब्रेक कर रहा है। और उस विंड ब्रेक के कारण जितना एरिया आपका प्रोटेक्ट हुआ सॉइल इरोजन से, वो हमारा कहलाएगा protected zone। ये थोड़ा मैकेनिज्म काम करता है पेड़ पौधे जो हम लगा देते हैं अगल बगल तब। तो ये आपका क्या कहलाता है, विंड ब्रेक हो गया, शेल्टर फिक्स हो गया। आगे हम यहाँ बात करेंगे, स्टोन पिचिंग कर दी गई। ठीक है, स्टोन पिचिंग ऐसे खेत में भी कर दी जाती है, ये तो मैंने आपको रोड के साथ बगल दिख रहा होगा, ऐसे देखिए खेतों में लोग स्टोन पिचिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सॉइल, जब यहाँ पे खेत में हवा प्रवेश करती है, उससे पहले हवा यहाँ टकराती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, और सेम चीज मैंने क्या किया, खेत को उस तरह बनाया है। अगर मान लीजिए खेत की जो सॉइल उड़ती भी है, खेत की सॉइल उड़ती भी है, तो यहाँ जाकर के इसमें टकरा के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, जो सॉइल डिपॉजिट होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी का जमा हो जाता है। ठीक है, मिट्टी जमा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा भी है, अगर हम खेतों के चारों तरफ क्या किए, लोहे की जली लगा दिए, या कुछ घास फूस की यहाँ पे ऐसे पाड़ बना दिए, ठीक है, छज्जा बनाते हैं ना खाने का, वैसे हम क्या करते हैं, कुछ लोग किसानों क्या करते हैं, बगल बगल बना देते हैं ताकि उनकी मिट्टी उड़ ना पाए। या फिर जब हवा आ रही है तो उससे उसकी स्पीड कम भी हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी तभी हमारा सवारी रोड नहीं हो पाएगा। यदि हमारे पास अंदर से स्पीड ज्यादा भी है, अगर कुछ उड़ रहा है तो इतनी हाइट तक होती है, वो जाकर वहीं पर फंस जाती है मिट्टी, वो कहीं और जाती है, वो खेत में फिर इसको बराबर कर लिया जाता है। ये हमारे क्या कौन से मेजर्स है, मैकेनिकल मेजर। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप की बात किया था। पहले कौन सी बात किया था, मेंटेन वेजिटेशन कवर, इसमें कंट्रोल ऑफ विंड इरोजन में, रफनेस ऑफ द सॉइल सरफेस, और यहाँ मैंने बात की थी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेजर ऑफ ये। तो अब मैंने आपको बता दिया, इस यही टॉपिक था आपका यहाँ वाला था वेजिटेशन मैनेजमेंट। वो अब यहाँ पे छोटा सा बच्चा है जिसमें आपको स्ट्रिपिंग, क्रॉपिंग, मल्चिंग और उसकी बात नहीं करनी थी, हम वो कर लेते हैं वेजिटेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया, वेजिटेशन को कैसे मैनेज करें कि सॉइल का इरोजन कम से कम हो, ठीक है, या सॉइल का इरोजन कम से कम। यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे देखिए वेजिटेशन मैनेजमेंट में बात किया। पहले हमने बात की स्टेबल मल्चिंग। स्टेबल मल्चिंग क्या होता है, जो आपके फसल की जो अवशेष होते हैं, तो जो पेड़ होते हैं, मतलब कि पेड़ है, उसको क्या करते हैं, उसी खेत में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, खेत में ही छोड़ दिए, और उसके बीच में हमने क्या किया, कुछ खेती कर ली। जैसे मान लीजिए आपको मक्का उगाना है, ठीक है, मक्का उगाना है, मक्काई जिसको बोलते हो। अब क्या, उसके पहले आपने धान लगाया हुआ था, तो आपने क्या किया, धान को ऐसे पड़ा रह दिया, उसको गिरा दिया, पूरी तरह से लिटा दिया उसी में। अब बीज बीज में क्या किया, मक्के के बीज को आपने लगा दिया, मक्का धीरे धीरे निकल के बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, और आपके नीचे मिट्टी लगी हुई है। अब क्या होगा इससे, अब जब हवा आएगी तो वो क्या हुई, इस रेसिड्यू के कारण जो हमारी अवशेष है, ये जो झाड़ झाड़ बोल सकते हैं, घास फूस बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर सूखे ये रेसिड्यू बोल सकते हैं, उससे क्या हुआ, कवर है, तो हवा नहीं हो पाएगी। अच्छी चीज ये है, ये जो रेसिड्यूज होते हैं, जो आपके अवशेष हैं यहाँ पे, इसमें अच्छा सा मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखते हैं, जो आपके नमी है नीचे मिट्टी में, उसमें नमी को भी बनाए रखते हैं। बस बशर्ते यही है, इसमें कोई कीड़े फंगस ये न लग पाए, ठीक है, इसमें सड़न गलन ना हो, ठीक है, अच्छी तरह से उसका ध्यान देना होता है, बाकी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बोला गया स्टेबल मल्चिंग, या और इसको बोलते हैं हम क्या, स्टेबल मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग वर्ड होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मल्चिंग। और क्योंकि हम यहाँ पे जो घास फूस है उनको हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वर्ड होती है, यहाँ पे स्टेबल मल्चिंग वर्ड यूज होता है। तो स्टेबल मल्चिंग रिफर टू द लिविंग द स्टेबल्स या क्रॉप रेडियस। स्टेबल मतलब क्या होता है, ये जो आपने ये घास फूस छोड़ दिया, ठीक है, घास फूस जो है उसको स्टेबल बोल रहे हैं, क्रॉप रेडियस essentially in a place on the land as a surface cover during the fallow period। ठीक है, उसके आगे के लिए स्टेबल मल्चिंग कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन फ्रॉम विंड और वाटर एंड कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, एक तो आपको हो गया। दूसरा, कंटूर फार्मिंग भी आपके सॉइल इरोजन को कम से कम रखती है। अब ये कैसे कम करती है, अब यहाँ पे कुछ आपका थोड़ा सा आपको देखिए,
ये आपका हायर एलिवेशन, ये आपका लोअर एलिवेशन है। आपकी जो मिट्टी है वो अगर बारिश बारिश हुई तो ये क्या होगा, बाकी चली आ सकती है, ठीक है, बारिश हुई तो बाकी चली आ सकती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये है ना, तो बीच बीच में ऐसे मेड़ बना देते हैं, ठीक है, बीच बीच में क्या बनाए रहेंगे, मेड़ बनाए रहेंगे, बीच में क्या बनाएंगे, मेड़ बनाए रखेंगे। ये ना जो मिट्टी होती है उसकी लगातार बहाव नहीं हो पाता है। मिट्टी अगर मान लीजिए यहाँ बहा तो यहाँ पे आकर रुक गई, यहाँ से यहाँ पे आकर रुक गई, तो उसके आगे वाले जो कंटूर्स हैं उस पे जाके रुक जाती है। तो यहाँ पे मिट्टी का बहाव ज्यादा नहीं हो पाता है, तो यह कहलाती है कंटूर फार्मिंग। आगे इसको जो हम वाटर इरोजन पढ़ेंगे, ठीक है, सॉइल इरोजन ड्यू टू द वाटर, तो वहां पे हम इसको अभी और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक अब आता है आपका स्ट्रिप फार्मिंग, इसको मैंने बता दिया था, ठीक है। स्टेबल मल्चिंग में क्या करते थे, यहाँ पे बीच में क्या करते थे, यहाँ पे जो रेसिड्यू थी वो आपकी जमी होती थी, बट इस केस में आपकी जो रेसिड्यूज है वो नहीं है, आपको सिर्फ हमने क्या किया, हमने जो खेती किया उसको हमने स्ट्रिप में किया है। जब स्ट्रिप में करने से फायदा होता है कि वही सेम चीज कि आपका इरोजन बच जाता है, क्योंकि आपकी जो सरफेस है वो रफनेस आ गई उसमें, ठीक है। तो ये आपने ये पढ़ा साथियों। अब इसी के साथ आपका जो यूनिट 1 था वो आपका कवर हो गया है। आपने देख लिएगा, आपने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक आता है, तो आज कोई भी क्वेश्चन बनता है इस सिलेबस पे, इस टॉपिक इस चैप्टर से, तो आप उसको आसानी से कवर कर पाओगे, कि ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो यदि आप इस यूनिक सीरीज के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तब ध्यान दीजिएगा। यदि आपको लेक्चर नहीं मिलते हैं तो आप यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मैंने आज क्या क्या बात की उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपको टॉपिक याद हो जाएगा और चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पहले हमने बात किया था सॉइल इरोजन ड्यू टू द विंड, ठीक है, सॉइल इरोजन ड्यू टू द विंड कैसे होता है, क्या उसको डिफिनेशन हो सकती है। उसके बाद हमने बात किया था कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर हमने बात किया था कि क्या मैकेनिज्म होता है विंड इरोजन का या फिर सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड, कंट्रोल को विंड इरोजन कंट्रोल कैसे करेंगे, तीन टाइप्स हमने बात किया था, तीनों को मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया वेजिटेशन मैनेजमेंट मैंने बात किया, जब उसने खुद बताया हमको स्टेबल मल्चिंग बात करनी है, हम कंट्रोल फार्मिंग बात करनी है, हमको स्ट्रिप फार्मिंग की हमको यहाँ पे बात करनी है, तो हमने यहाँ पे बात कर ली। इसके साथ आपका जो यूनिट 1 का साथियों था वो आपका कंप्लीट होता है। आप बढ़िया तरह से सिर्फ 2 लेक्चर में आपने इसको पढ़ लिया साथियों। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे हो साथियों, तो लेक्चर को जरूर लाइक कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कोर्स को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। अभी तक साथियों आपको पुराने वीडियो मिल रहे थे, अब धीरे धीरे आपके नए वीडियो जो वहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर को जरूर पसंद करेंगे, अपने दोस्तों जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको नए लेक्चर में नए यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।